करंट अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सड़क सुधार के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच कितने रुपए का ऋण समझौता हुआ है? तो ये भी हाल ही में किया गया है, कुल 177 मिलियन यूएस डॉलर का। तो देखिए महाराष्ट्र में लगभग 450 किलोमीटर स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड का काम किया जाना है, जिसके लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इसने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 177 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन, इसकी कैपिटल तो ये है मुंबई। जो मुंबई है ये टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसी से लगा हुआ है ये अरेबियन सी, और मुंबई में ही मतलब कि इस अरेबियन सी में ही भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल तो ये है भगत सिंह कोश्यारी, और जो भगत सिंह कोश्यारी है ये गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं दीपंकर दत्ता। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शिव भोजन योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना के अंतर्गत मात्र 10 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड करवा रही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ऐसी ही कुछ योजना है राजस्थान गवर्नमेंट की, जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना, और इस इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राजस्थान गवर्नमेंट 8 रुपए में भरपेट भोजन प्रोवाइड करवा रही है, जबकि शिव भोजन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट 10 रुपए में भरपेट भोजन प्रोवाइड करवा रही है। तो अब हम जान लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जिसके साथ ये ऋण समझौता किया गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष तो ये है मात्सुगु अस्कावा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो भारत के अशोक लवासा जी हैं ये बनाए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष। अच्छा, एडीबी की मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो इसकी कुल मेंबर कंट्री है 68, और जो इसका 68th मेंबर कंट्री है ये है न्यू। और न्यू से आप लोगों को क्या याद आता है? हाल ही में ये विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन भी बना है, तो ये भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से सतह यानी कि एयर टू सरफेस वॉर करने वाली किस एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो देखिए यहाँ मिसाइल का टाइप भी लिखा गया है, ये है एंटी टैंक मिसाइल। तो इसका नाम है सेंट मिसाइल, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया गया है ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। कैसी मिसाइल है ये? एयर टू सरफेस वॉर करने वाली। देखिए यहाँ जो मिसाइल का नाम लिखा है सेंट मिसाइल, इसकी फुल फॉर्म बनती है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, यही है सेंट मिसाइल की फुल फॉर्म। और इसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। डीआरडीओ का मोटो तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि संस्कृत में है। इसके अलावा हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी निर्मित ड्रोन डेवलप किया गया है, जिसका नाम है भारत ड्रोन, और इस ड्रोन को डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी को सौंप दिया है एलएसी वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए इस मिसाइल का टाइप लिखा हुआ है कि एक एंटी टैंक मिसाइल है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, जिन मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है, तो देखिए जो रुद्र मिसाइल है ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सेंट मिसाइल ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। यदि हम बात करें शौर्य मिसाइल की, तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट है, ओईसीडी देशों में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत होने के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है चाइना, दूसरे स्थान पर अपना देश भारत, और तीसरे स्थान पर रहा है रोमानिया। अब यदि आप लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें कि चाइना है टॉप पर, कहने का मतलब ये है कि चाइना के लगभग 4.3 लाख लोग कहाँ चले गए हैं? ओईसीडी कंट्रीज में। या तो वहाँ चले गए हैं या वहाँ जाकर के उस कंट्री की नागरिकता ले ली है उन्होंने। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर है भारत, मतलब कि भारत के लगभग 3.3 लाख लोग
OECD कंट्रीज में चले गए हैं या वहां जाकर के उस कंट्रीज की नागरिकता ले लिए हैं। और इसी क्रम में तीसरे स्थान पर है रोमानिया। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है OECD, ये है क्या? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। देखिए जो OECD है ये कुल 37 देशों का एक संगठन है। अभी 37 देश कैसे हैं? तो कहा जाए तो ये एक विकसित देश है, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज है। मतलब कि इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है ये बहुत अच्छी है। अब अर्थव्यवस्था अच्छी है इसलिए ये प्रवासियों को आकर्षित भी करती है। तो चाइना में सबसे ज्यादा लोग, मतलब कि चाइना के सबसे ज्यादा लोग इन OECD कंट्रीज में जाकर के बस गए हैं। दूसरे स्थान पर भारत, फिर रोमानिया। देखिए OECD में 37 कंट्री तो हैं, लेकिन आप लोगों ने पूरी 37 याद नहीं रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, इटली, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूके और USA। आप नाम से ही क्लियर कर सकते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इसलिए प्रवासियों को आकर्षित करती हैं। यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना आप लोगों को कि जो अपना देश भारत है ये OECD कंट्री का हिस्सा नहीं है। अब इस इंडेक्स को टॉप किया चाइना ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। देखिए जो चाइना है ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और एशिया की जो सबसे लंबी रिवर है यांगची रिवर, ये चाइना में ही प्रवाहित होती है। चाइना की यदि हम बात करें तो कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है AIIB का और SCO का, यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है सी जिनपिंग। चाइना की करेंसी तो ये है रेनमिनवी। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, जो कि आयोजित की गई थी मेघालय के उमरोई में। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो डिप्लोमेसी इंडेक्स जारी किया गया, इसे टॉप किया था चाइना ने। इंडिया की रैंकिंग थी 12वीं। नेक्स्ट है हाल ही में लिखी गई ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स, हाफ सेंचुरी ऑफ रिंग गाइड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है NK सिंह के द्वारा, यानी कि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। NK सिंह का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। ये कौन है? तो ये हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जिनके द्वारा इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा गया है। नाम है पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है ऑटोबायोग्राफी की, तो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की ऑटोबायोग्राफी है जो कि एग्जाम का पार्ट बनती है। यदि हम बात करें क्रिकेटर सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी की, तो इसका नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। कपिल देव जी की यदि हम बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी। यदि हम बात करें अनुपम खेर जी की, तो पिछले ही साल इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई जिसका नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस विधानसभा में केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए बिल पास किया है? तो इसे आप समझिएगा, पिछले महीने यानी कि सितंबर में ही 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं। अब ये 3 नए कानून कौन से हैं? यदि आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के 20 सितंबर वाले करंट अफेयर के वीडियो में 15 मिनट 50 सेकेंड से वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। 2 या 3 मिनट में आप लोगों को तीनों नए कृषि कानून समझ में आ जाएंगे। तो देखिए ये जो 3 नए कृषि कानून बनाए गए पिछले महीने, इसका जगह जगह प्रदर्शन भी किया गया, मतलब कि किसानों के द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया जा रहा था। और इसी के विरोध में जो हमारी पूर्व फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रही थी हरसिमरत कौर बादल जी, इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी है और अकाली दल है, इनका 22 साल पुराना रिश्ता भी टूट गया था। तो कहने का मतलब है कि ये जो 3 नए कृषि कानून बनाए गए, इन्हें ही निष्प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में पंजाब की विधानसभा में एक बिल पास किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पंजाब के बारे में। यदि हम बात करें पंजाब की, जिसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है, पंजाब की कैपिटल तो ये है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है ये भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है, जबकि भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला तो ये है गुजरात का गांधीनगर। इसी चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो रॉक गार्डन है ये नेक चंद जी के द्वारा बनवाया गया था।
यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल तो ये हैं बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये स्थित है तेलंगाना में। तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ ये किला स्थित है और ये गढ़वाली गढ़ और कुतुबशाही वंश की प्रारंभिक राजधानी रहा है और ये भारत में हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में भी फला फूला, जिसे गोलकोंडा हीरे के रूप में भी जाना जाता है। और क्वेश्चन ये है कि ये चर्चे में क्यों है? गोलकुंडा किला ये चर्चे में इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़ चैनलों में भी देखा होगा कि हैदराबाद में लास्ट वीक जो भारी भरकम बारिश हुई, जिसने 500 साल पुराने गोलकुंडे किले को नष्ट कर दिया है, जिसके कारण ये चर्चे में आया है। तो गोलकुंडा किला ये स्थित है हैदराबाद में। देखिए, जो हैदराबाद है ये बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे और हैदराबाद से रिलेटेड आप लोगों ने 2 फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला, ब्लॉकचेन के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला ये है हैदराबाद ही। हाल ही में मो विद्युत पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल जिसका नाम है मो विद्युत पोर्टल, साथ ही एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। आप लोगों ने एक और योजना सुनी होगी जिसका नाम है मो सरकार, यानी कि मेरी सरकार योजना। ये भी ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। तो देखिए, ये जो मो विद्युत द्वारा बिजली प्रदान की जाएगी ओडिशा में, इसे मो सरकार यानी कि मेरी सरकार के तहत ही नियंत्रित यानी कि कंट्रोल और मॉनिटर किया जाएगा। यही है मो विद्युत पोर्टल। यदि हम बात करें ओडिशा की, तो इसकी राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम, लिंगराज मंदिर और नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनुअल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल तो ये है गणेशी लाल। इसके अलावा जो ओडिशा है, कुछ समय पहले ही जो अमृत रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें टॉप पर रहा है। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा ओडिशा से ही रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम है, बलराम स्कीम और कालिया स्कीम। ये दोनों ही रिलेटेड है किसानों से, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कालिया स्कीम। इसके अलावा सुनेत्रा स्कीम एग्जाम का पार्ट बन चुका है। देखिए, जो सुनेत्रा स्कीम है, इसके अंतर्गत ओडिशा गवर्नमेंट राज्य के नागरिकों को फ्री आई चेकअप की सुविधा प्रोवाइड करा रही है और इसके बाद भी यदि किसी को चश्मे की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है ओडिशा गवर्नमेंट के ही द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में यहाँ की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल जी, इनके द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर लखनऊ में। देखिए, ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये एक महिला सुरक्षा अभियान है जो कि 180 दिन या आप कह सकते हैं कि 6 महीने तक चलेगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत पुलिस, मतलब कि पुलिस के अलावा और भी जो डिपार्टमेंट है, ये सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट और इसी की शुरुआत की गई है लखनऊ से। यदि हम बात करें लखनऊ की, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल तो है ही, ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, जो कि बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। इसी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ और शहर हैं जो कि चर्चे में रहे हैं, जैसे कि यदि हम बात करें सहारनपुर की, तो देखिए, भारत का पहला हेल्थ एटीएम ये तो लॉन्च किया गया है लखनऊ से। भारत का जो पहला मास्क एटीएम है ये लॉन्च किया गया है सहारनपुर से। अच्छा, कुशीनगर ये चर्चे में क्यों आया था? तो देखिए, जो कुशीनगर एयरपोर्ट है इसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके हाल ही में किया गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। और इसका नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन ही क्यों किया गया है? तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो उत्तर प्रदेश है ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल में स्थित है लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध का नाम ही तो सिद्धार्थ था, मतलब कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसी के कारण नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
लगातार 2 IPL शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो लगातार 2 IPL शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं गब्बर शिखर धवन। IPL का कौन सा एडिशन चल रहा है? 13वां एडिशन। 2008 में इसका फर्स्ट एडिशन खेला गया था। IPL की सबसे सफल टीम तो ये है मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस के पास कुल 4 खिताब हैं। IPL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। जो महेंद्र सिंह धोनी है, इन्होंने अभी हाल ही में IPL में अपने 200 मैच कंप्लीट किए हैं। KL राहुल तो IPL के इस सेशन का जो पहला सेंचुरी है ये KL राहुल ने ही मारा है। इसके बाद यदि हम बात करें विराट कोहली की, तो IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है विराट कोहली, जबकि IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये हैं लसिथ मलिंगा, जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। अब आज की जो न्यूज़ हमारी चर्चे में है ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाल ही में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी गई है। अब ये है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है मल्टी मॉडल, यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मतलब कि एक साथ कई पर्पस के लिए इस लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी गई है। तो इसके बारे में अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इस पार्क से हवाई, सड़क, रेल और जल मार्ग से जुड़ने से लोगों का आवागमन होने के साथ ही परिवहन भी हो सकेगा। और इस पार्क को केंद्र सरकार की भारत माला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। आप लोगों ने केंद्र सरकार की भारत माला योजना के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो भारत माला परियोजना है ये सड़क परिवहन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसे कि 2017 में मंजूरी दी गई थी। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना थी, आप लोगों ने सुना ही होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना ये देश की सबसे बड़ी राजमार्ग योजना है। जिसके बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना ये है भारत माला परियोजना, जिसके अंतर्गत देश के लगभग 550 जिलों को, यानी कि 550 जिलों को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाना है। और इस परियोजना के तहत पूरे देश में 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। किस लिए? बेहतर कनेक्टिविटी के लिए। तो यही है भारत माला परियोजना। और जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भारत माला परियोजना के तहत ही बनाया जा रहा है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है असम में। असम में भी कहाँ? तो असम के बोगाई गांव में, मतलब कि बोगाई गांव जिले में एक जगह है जिसका नाम है जोगी गोपा, जहाँ इसकी आधारशिला रखी गई है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी जी, इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई है। और असम में इस पार्क के बनने से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, मतलब कि जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड, मतलब कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही व्यापार लागत में 10% की कमी है। तो देखिए, ये जो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसके लिए लगभग 693 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसके कंप्लीट होने के बाद लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। और इस योजना से देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को एक नई ताकत मिलेगी। इस योजना के पूरा होने के बाद असम से देश के बाकी हिस्सों में कनेक्टिविटी भी सुधर जाएगी और देश विदेश की कंपनियां भी असम के जोगी गोपा में, जहां इस पार्क की स्थापना की जा रही है, यहाँ कारोबार करने आएंगे। तो यही है पूरा, मतलब कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हंस जलधारा योजना की शुरुआत, तो ये की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत किस राज्य या यूटी ने की है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।